सर, मैं आप सदन के सामने, सदन के समक्ष 3 मुद्दे रखना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि 2014 के पहले का इतिहास क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ है। खास तौर से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि 2014 के पहले कोई फाउंडेशन नहीं था और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई है। तो मैं थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बिल के 3 जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, और अंत में जो मुद्दे और चिंताएं निकल आती हैं इस बिल से, मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उस पर मंत्री जी विचार करें जब रूल्स बनाए जाएंगे और जब इस बिल पर और चर्चा होगी उसको ध्यान में लेंगे। द फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी एक्ट of independent India was passed not in 1962, was passed on the 6th of April 1948. 6 अप्रैल 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एटॉमिक एनर्जी बिल पास किया गया था। बहस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने इस मोशन को मूव किया था और 30 या 40 सदस्यों ने इस बहस में भाग ली और 1948 में अगस्त के 6 तारीख को पहला, आता हूं मंत्री जी, मैंने आपको सुना है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास में आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है, आप विद्वान हैं। सर, 22 मई 1948 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट के लिए एक नोट पेश करते हैं, जिस कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर मंत्री थे। उस कैबिनेट ने 22 मई 1948, मई 22, 1948 ये नोट फॉर कैबिनेट कि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति है हमारी देश की परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुआ। तो ये पहला नोट था कैबिनेट के लिए, जिसके बनाने में मुझे कोई शक नहीं है कि होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। तो मेरा यह कहना है सभापति महोदय कि ये जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, एक परमाणु पावर प्लांट को 8 साल लगते हैं कमीशन करने में, तो 2014 के पहले हमारे 8 गीगावाट के कैपेसिटी लागू की गई थी। और अब मंत्री जी जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट से ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति शुरू हुई, भारत में स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये सब 2014 के पहले की उपलब्धियां हैं। सर, मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इस सरकार को सबक सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। पोखरण 2 के बाद अगस्त के महीने में 1998 50 इयर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एक किताब निकाला जाता है। यह कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, यह आप ही के सरकार के समय, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस किताब में स्वीकारते हैं कि 50 साल में महान उपलब्धियां हुई हैं, जिसके वजह से हमें पोखरण 1 और पोखरण 2 हम करने में समर्थ हुए। अब पढ़ना चाहिए, मैं टेबल पर रखूंगा, मंत्री जी जानते हैं, पर अलग अलग सांसदों को भी पढ़ना चाहिए कि 50 साल में, 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ये 50 साल में क्या हुआ, ये आप ही की सरकार का एक किताब। सर, 2014 के पहले की उपलब्धियों के बारे में ज्यादा और कुछ न कहूंगा, क्योंकि ये सब सामने है। रिएक्टर को लेकर, न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पर सर, दूसरी बात, यह सिविल लायबिलिटी की बात जो अभी अभी मंत्री जी ने कहा है। सर, 30 अगस्त 2010 अरुण जेटली का यह भाषण है राज्यसभा में, और मेरे पास 25 अगस्त 2010 का भाषण है जसवंत सिंह जी का है लोकसभा में। और अरुण जेटली के नाम पर तो आप क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं, पर अरुण जेटली जी का जो योगदान है
कानून बनाने में, उसको आप नकारते हैं। सर मंत्री जी, जो आपने इस बिल में लाया है संशोधन, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का, ये जो जेटली जी ने कहा था और जो जसवंत सिंह जी ने कहा था, उसका बिल्कुल विपरीत है। तो हमें बताइए, क्यों आप संशोधन कर रहे हैं? क्यों आप अरुण जेटली का योगदान को नकार रहे हैं? क्यों आप जसवंत सिंह जी को नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस को छोड़िए, आप ही के नेता, आप ही का योगदान, ये 2010 का कानून जिसमें आप संशोधन ला रहे हैं, वो कानून आपका योगदान था मंत्री जी। पर यू टर्न करने में तो आप बहुत माहिर हैं। कई मिसाल हैं, जीएसटी पर यू टर्न, मनरेगा पर यू टर्न, खाद्य सुरक्षा कानून पर यू टर्न, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उस पर भी आप यू टर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने हैं, इसीलिए आप कर रहे हैं? क्या प्राइवेट कंपनियां आपको मजबूर कर रहे हैं इसको संशोधन करने में? प्लीज सदन को विश्वास में लीजिए। क्यों 15 साल बाद आप ये संशोधन ला रहे हैं? सर, प्राइवेट सेक्टर तो तीसरा मुद्दा है इस बिल में। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा है विकसित भारत में 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी होगा, आज करीब 8 या 9 गीगावाट का है, यानी कि 10 गुना बढ़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है? आपका विजन क्या है? इसमें प्राइवेट सेक्टर कितना है और इसमें पब्लिक सेक्टर कितना होगा? और मेरा यह सीधा आरोप है कि यह बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में क्षमता है, हमने 220 मेगावाट की प्लांट लगाए हैं, 540 मेगावाट का प्लांट लगाया है, ककरापार में हमने 700 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 700 मेगावाट प्लांट को एक वर्कहॉर्स बनाइए, और जो रिएक्टर हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों से मत लाइए। जो हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हैं, 700 मेगावाट का प्लांट हम लगा रहे हैं, गुजरात में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। उससे आप प्रेरणा लीजिए और स्टैंडर्डाइजेशन कराइए। ये वेंडर ड्रिवन बिल मत कराइए। कंपनियों द्वारा जो बिल आप ला रहे हैं, आपने 3 कानून लाए थे कृषि क्षेत्र में, आपको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर से आपको ऑक्सीजन मिल रहा था। इस बिल का वो भविष्य नहीं होना चाहिए। तो मंत्री जी, जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, उनके विचार को सुनिए। ये जो बाहर से प्राइवेट कंपनियां आती हैं और कुछ ना कुछ हमें ज्ञान देती हैं, उसके पीछे में हम मत पड़े। ये प्राइवेट कंपनियां मिलते रहते हैं, प्राइवेट कंपनियां के रोज अखबार में पढ़ता हूं, प्राइवेट 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 प्राइवेट। पर जो हमारे पास क्षमता है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, उसका नजरअंदाज मत कीजिए। मंत्री जी, 2009 में मुझे सौभाग्य था कि मैं ऊर्जा मंत्रालय में एमओएस था। सुशील कुमार शिंदे जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे, और हमने पहली बार एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर कराया। जो आप कह रहे हैं ना, हमने कराया 2015 में, ये 2009 और 2010 में कराया गया था। एक चीज, इतिहास को वापस लिखने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। इतिहास, असली इतिहास को भूलने में और नया इतिहास लिखने में आपसे कोई मुकाबला नहीं, आप उसमें बहुत माहिर हैं। तो मंत्री जी, 2010 में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था। ऐसे जॉइंट वेंचर को प्रोत्साहन दीजिए, अलग अलग कंपनियों को प्रोत्साहन दीजिए, और अलग अलग कंपनियों को यह कहें कि अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट लगाना है, हमारे देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी है, तो हमारे टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लगाइए। ऐसे तो कुडनकुलम में 6 रिएक्टर, रशियन रिएक्टर लग रहे हैं, वो ठीक है, वो निर्णय ले गया, हुआ था जो हुआ है। पर आगे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हों। हमारी क्षमता पर हमें हमारी रिएक्टर लगने हैं। आज भी मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फ्रांस में
सारा न्यूक्लियर रिएक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल का है और फ्रांस में 70% बिजली न्यूक्लियर एनर्जी से आता है। 70% इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस एंड ऑल न्यूक्लियर प्लांट्स इन फ्रांस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और फ्रांस में जो हर साल न्यूक्लियर परमाणु स्रोत पर निर्धारित बिजली का उत्पादन होता है वो एनपीसीआईएल की तुलना में 7 गुना है। इसका माने यह है कि एनपीसीआईएल को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। एनपीसीआईएल को और मजबूत कीजिए, एनपीसीआईएल को और ऑक्सीजन दीजिए, और साधन दीजिए, और निवेश कीजिए, और जरूर आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। मेरा कहने का यही एक मकसद है मंत्री जी। आपकी कई मजबूरियां हैं, अमेरिका की मजबूरी है, विदेशी कंपनियों की मजबूरी है, हमारे निजी कंपनियों की मजबूरी है। मजबूरी में बिल मत लाइएगा। इस पर और विचार विमर्श, मैं जानता हूं कि आप 1 साल से इस पर विचार कर रहे हैं, पर और विचार करने से कोई आसमान नहीं गिरेंगे। इस पर और विचार होने दीजिए, और लोगों से मशवरा कीजिए, और लोगों की राय लीजिए। पर एक चीज याद रखिए मंत्री जी, अगर हमने अपने पब्लिक सेक्टर का नजरअंदाज किया, अगर आपकी मंशा यह है कि पब्लिक सेक्टर को हम नीचे गिराएंगे और उसके स्थान पर हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन करेंगे, यह हमारे देश के हित में नहीं है।